क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स इज, यानी अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। अपरिभाषित यानी इल डिफाइंड या ठीक से वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है ना। एक है कि ये सवाल आपको दे दिया, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन एक ऐसी वेग सी प्रॉब्लम दे दी कि भारत में जो ये महिलाओं के प्रति हिंसा है या स्ट्रेस को कैसे कम करें जीवन में, तो अब ये वेग है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस टू इट, और अलग अलग सिचुएशन में देखना पड़ेगा किसके लिए क्या कारगर है। ठीक है बात। तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक सवाल आता ही है 100%, सिलेबस में है, पार्ट है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, है ना। तो फोकसिंग ऑन फंक्शनल फिक्स्डनेस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको पता है कि आप लोग 45% लोग फर्स्ट आंसर कह रहे हैं, जो कि महागलत जवाब है। इल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इफेक्टिव तरीका, भाई अगर कोई प्रॉब्लम ठीक से डिफाइंड नहीं है या वेग है, लेकिन है तो वो भी प्रॉब्लम ही, सॉल्व तो करनी पड़ सकती है कि स्ट्रेस को कैसे कम करें। अब ये इसके कोई वेल डिफाइंड स्टेप्स नहीं है कि यही 5 स्टेप हैं, इसी तरीके से सबका स्ट्रेस कम होगा। किसी का गाने सुन के कम होता है, किसी का एक्सरसाइज करके कम होता है, किसी का कोई और तरीका हो सकता है, किसी से बात करके किसी को अच्छा लग सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज फॉर अलग अलग इंडिविजुअल्स, फॉर एवरी इंडिविजुअल। कुछ होंगे जो बेसिक से होंगे कि हाँ सब पे काम कर जाएंगे, बट इफेक्टिव तरीका सबके लिए अलग होगा। फंक्शनल फिक्सनेस कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर ही नहीं सकता। फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना कि सॉल्यूशन। कार्यात्मक स्थिरता, ये हिंड्रेंस, बाधा डालने वाले जब फैक्टर्स पूछे जाए ना आपसे कि बैरियर क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आप कहिएगा फंक्शनल फिक्सनेस। कार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? आप वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं जो 1985 में अपनाते थे, वही आज भी चल रहा है। कुछ भी होता है ये कर लो, कुछ भी होता है सर के दर्द की दवाई खा लेते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो फंक्शनल फिक्सनेस यानी सेम पुराने ढर्रों पे ही आप चल रहे हैं, नए तरीके ढूंढते ही नहीं है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और सारी प्रॉब्लम्स एक ही तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती हैं, पुराने ही तरीकों से सॉल्व नहीं हो सकती। मॉडर्न प्रॉब्लम्स, मॉडर्न सॉल्यूशंस। आपके माता पिता की जनरेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज्यादा समस्या थी नहीं, डेटिंग की ज्यादा समस्या थी नहीं, आज के समय में अलग है। तो अब वही सॉल्यूशन थोड़ी ना, अरेंज मैरिज पहले से चला आ रहा तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं है सबके लिए नहीं होगा। तो फंक्शनल फिक्सनेस सबके लिए एक तरीका कि अच्छा इसको सुधारना है, किसी व्यक्ति को ये सब चलता ही था पहले, शादी कर दो, ये प्रॉब्लम है शादी कर दो, ये करना है ये कर लो, हर चीज का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो फंक्शनल फिक्सनेस है घिसे पिटे ढर्रे वही जो चले आ रहे थे, उन्हीं को ये मानना, ये बैरियर का काम करती है, ये रुकावट बनती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हेल्प नहीं करती। तो ये तो हट जाएगा ऑप्शन। आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए जो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है बट सॉल्यूशन तो चाहिए आपको। सेकेंड है मीन्स एंड एनालिसिस। इस बार 40% लोग सही जवाब दे रहे हैं, मीन्स एंड एनालिसिस, ये सही है। एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है। जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो, एक मैथ्स का सवाल लिखा है तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, a+b² लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, और ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में काम आता है। एल्गोरिथम इल डिफाइंड या ऐसी रैंडम प्रॉब्लम्स में आप नहीं लगा सकते कलन विधि। ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें यूज होता है, और ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए है कि जब आपको पता हो एक सवाल है जिसमें फॉर्मूला लग सकता है ना, कि आपकी दवा जो है, आपको बुखार का टेस्ट कराया पता चला मलेरिया है, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप दवाई लिख दी मलेरिया की। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जिसका पता हो आपको, उस पर ही लागू होगा। किसी भी तरह का सर दर्द है तो आप सेम सॉल्यूशन अपना रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लर्निंग बाय रोट लर्निंग से मैकेनिकल हो जाती हैं चीजें कि आपने रट्टा लगा लिया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत अच्छा कोई तरीका माना नहीं जाता। रट के आपने बस रट लिया है, तो रट कर सीखने को हम वैसे भी अवॉइड करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मीन्स एंड एनालिसिस, साधन अंत विश्लेषण। मीन्स एंड एनालिसिस की खास बात यह है, मीन्स मतलब साधन है ना, वेज जो भी आपके सामने है एट प्रेजेंट, उससे आप एंड तक पहुंचते हैं, यानी गोल तक पहुंचते हैं। एंड से मतलब है यहां गोल का। मीन्स है तरीके, जो भी इस प्रॉब्लम सामने है उसमें आप क्या कर सकते हैं ये देखते हैं आप, है ना, कि भाई ये पेन नहीं चल रहा, चलो दूसरा पेन उठा करके ले आते हैं, एक मार्कर ले आते हैं, जो भी घर में मौजूद होगा उससे समाधान निकाल लेंगे। ठीक है। मीन्स एंड एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल तरीका है, और वेल डिफाइंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स पे भी ये काम करता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक रैंडम प्रॉब्लम आ गई आपके सामने कि आपको बुक शेल्फ तक आपकी हाइट नहीं पहुंचती और आपको एक किताब चाहिए जो आपकी हाइट से ऊपर रखी है, या आपको सीलिंग साफ करनी है, दिवाली की सफाई, तो आपको पता है कि यार पंखे तक पहुंच नहीं सकते हो, सीढ़ी नहीं है घर में, फिर आप क्या करोगे, एक स्टूल या जो भी एक प्लेटफॉर्म है वो ढूंढ करके लाओगे कहीं से, या कुर्सी ले आओगे एक, और उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे, वो भी काम नहीं करेगा, एक और छोटा वो लगाओगे इस पे, जिसको बिल्कुल पटरा बोलते हैं, वो रखोगे उसके ऊपर, देन आप चढ़ोगे। ठीक है ना। तो कि 2 स्टूल को जोड़ा आपने और फिर आप चढ़े।
पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो ये मीन्स एंड एनालिसिस है कि जो प्रॉब्लम सामने आ गई उसमें आप देखोगे कि आपके पास क्या मौजूद है, एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो। अब बच्चे को पहुंचना है इस किताब तक और हाइट उसकी है नहीं कि वो किताब तक डायरेक्ट पहुंच जाए, तो आप क्या करेंगे, पैर ऊपर करेंगे तब ट्राई करेंगे, या फिर आप जाएंगे एक जैसे ये बच्चा जो है आपका, ये एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ गया, एक स्टूल लेके आया और इस स्टूल का यूज करेगा, पहुंच जाएगा किताब तक। तो मीन्स एंड एनालिसिस, साधन क्या है उसके पास ये देख रहा है, वो प्रॉब्लम है किताब तक पहुंचना, साधन क्या है ये स्टूल रखा, पहुंचा किताब तक, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आई गेट द बुक, खत्म बात। मीन्स एंड एनालिसिस यानी साधन जो भी उस एट प्रेजेंट इस्तेमाल में आ सकते हैं आपके पास, उस प्रॉब्लम के हिसाब से एट प्रेजेंट जो आपके हाथ में है उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव तक, गोल तक या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। अच्छा इफेक्टिव तरीका माना जाता है। बात सही है या नहीं? तो मीन्स एंड एनालिसिस वहां सही है, एल्गोरिथम लगेगा नहीं क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है प्रॉब्लम, कोई पहले से प्रूवन क्वेश्चन ऐसा सवाल है नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत रोजमर्रा के जीवन में आती हैं और बच्चों को आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। मीन्स एंड एनालिसिस हुआ, एल्गोरिथम हुआ, ये सब हेल्पफुल प्रक्रियाएं हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बात सही है या नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैंने बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 हर तरह के सवाल। यार कल से ये बॉटल भरवा के रखो, एक तो बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, 2 बार तो ये भरी जा चुकी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज कैरेक्टराइजेज क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन, जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, 21वीं शताब्दी का कौशल कहते हैं इसको, 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है। ये हुआ, डिजिटल एजुकेशन हुआ या डिजिटल लिटरेसी जिसको हम कह रहे हैं, कि बच्चा हर पहलू से किसी चीज को देख पाए। ये नहीं है किसी ने कह दिया, कोई अफवाह उड़ी और मान ली, ऑफिशियली वो प्रमाणित है नहीं है, उसको कहना सही है नहीं है, एथिकल है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस मान लिया। तो इसमें आपने क्रिटिकल थिंकिंग जीरो इस्तेमाल की। ऐसे अंधभक्ति की तरफ व्यक्ति जाता है जो उसके दिमाग को बटन ऑफ और लॉजिक विंडो से बाहर। तो क्रिटिकल थिंकिंग ना आप में बचेगी ना आप विद्यार्थियों में बचा पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग फैक्ट को, ओपिनियन को, सही गलत को हर पहलू से देखने की बात करती है। तो जब हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं को दर्शाता है? पहला है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग किससे दिमाग पे जोर पड़ेगा। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग में आप दिशाओं में सोच पाएंगे, अलग अलग पहलू पे सोच पाएंगे, क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, सही है गलत है, एनालाइज करेंगे, हर पहलू से सोचेंगे। एबिलिटी टू क्वेश्चन, हाँ ये प्रश्न करने की क्षमता, किसी चीज को क्वेश्चन करने की क्षमता, इससे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मचिंतन, चिंतन मनन कर पाए, आप सोच पाए कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, क्यों सही है, उसमें लॉजिक कहां है ना। एबिलिटी टू टेस्ट प्रीवियसली हेल्ड अजम्पशंस, यानी पूर्व मान्यताओं को, जो पहले से अज्यूम किया हुआ है आपने, उसको टेस्ट करना, भाई ये बात सही है या नहीं है। नीट का पेपर किसी के हाथ में आया होगा और वो चला जाएगा उसको अटेम्प्ट करने, या उसने वो सही मान लिया, तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं की, वहां तो प्योर बायस्डनेस है ना। जिससे जहां से वो भी जो भी कोचिंग या जहां से भी वो शुरू हुई पूरी कहानी, तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग जीरो है कि आपको हर पहलू में सोच पाए। क्यों सोचें भाई, अपना भला सोचते हैं लोग, ठीक। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ये कन्वर्जेंटली सोचना जो है, जिसमें मैंने कहा अपना भला सोचना, मतलब आप लिमिटेड सोच रहे हैं। अभिसारी चिंतन में आप 4 ऑप्शन से एक पॉइंट पे जाते हैं, जबकि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग लग सकती है कि एक पॉइंट से आप 4 तरफ सोच पाए। तो अभिसारी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित नहीं करती, आप मतलब हेल्प नहीं करती। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली नहीं, डाइवर्जेंटली होना था यहाँ पे। तो ये तीनों तो सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 63% लोग, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। चलिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। इसमें ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है फर्दर डिस्कशन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज करेक्ट। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है, while heredity contributes in unfolding of the child's characteristic traits, the entirety of a child's development is solely based on environmental factors। यानी हालांकि आनुवंशिकता बच्चे के विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं हेरिडिटी से, बट ये कह रहे हैं कि लेकिन बच्चे का संपूर्ण विकास केवल वातावरण से तय होता है। फालतू बात, सिर्फ वातावरण, सिर्फ हेरिडिटी पॉसिबल ही नहीं है, डेवलपमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। बात सही है, किसी एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी एरिया में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी में हेरिडिटी। ये कह रहे हैं सिर्फ एनवायरमेंट से डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हेरिडिटी का रूल तो इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया, जो कि गलत है।
While heredity provides the genetic blueprint for an individual's development, the expression of those genes can be influenced by environmental factors. हालांकि आनुवंशिकता किसी व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुगत खाका प्रदान करती है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है, जो मैचुरेशन में भी होता है कि हेरिडिटी से प्रभावित है ना। तो हेरिडिटी आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट देगी कि भाई ये समस्याएं हैं, ये बीमारियां होंगी, ये क्षमताएं होंगी, है ना। स्पोर्ट्स पर्सन का बच्चा है तो एक हेरिडेटरी एज लेके वो सामने जाएगा कि उसको जेनेटिक मेकअप अच्छा मिलेगा, अगर दोनों माता पिता एथलीट्स हैं मान लीजिए फॉर दैट मैटर, ठीक। लेकिन द एक्सप्रेशन ऑफ दोज जीन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो जीन्स है, ये जो जेनेटिक कोडिंग है, ये एक्सप्रेस कैसे होंगे, अनफोल्ड कैसे होंगे, एनवायरमेंट पे भी निर्भर करेगा। आप किसी भी एथलीट को उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सब देखते हैं इंटरनेट पे, उनका कोई भी एक बच्चा, मतलब जो भी करंट बच्चे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि हेरिडेटरी क्षमता अच्छी होगी, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिट दिखती हैं वो भी, उनकी वाइफ भी, तो ये दोनों हम मानेंगे कि जेनेटिक मेकअप जो है स्पोर्ट्स की एप्टीट्यूड के साथ बच्चे में वो क्षमता होगी। और अगर इस तरह के पेरेंट्स का बच्चा कोई इकोनॉमिकली वीकर, सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में चला जाए, अडॉप्ट कर लिया या वॉट एवर, किसी भी सिचुएशन में, नाम हटा दो, ऐसे ही इन जनरल मान लो कि एथलेटिक लोग हैं, बच्चा किसी ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां खाने की भी ठीक ठाक स्थिति नहीं है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो अब हेरिडेटरी क्षमता तो थी, जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो बहुत अच्छा मिला था कि अगर एनवायरमेंट अच्छा मिलता तो बढ़िया एथलीट बनता या बहुत बढ़िया कुछ कर सकता था, लेकिन एनवायरमेंट में खाना भी ठीक से नहीं मिला तो बॉडी ठीक से डेवलप भी नहीं हो पाएगी। तो ब्लूप्रिंट तो देती है हेरिडिटी, लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे होगा, इसमें एनवायरमेंट का भी रोल है। कई सारी चीजें एनवायरमेंट में निकलकर, अगर अच्छा एनवायरमेंट है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपकी डिस्पोजिशन जिसको हम कहते हैं, यानी हेरिडेटरी है एक डिस्पोजिशन के, आपके घर में कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है वो चले आ रही है और आप ध्यान रखते हैं बहुत हेल्दी, आपको पता है पहले से कि डायबिटिक होने का खतरा है, तो आप शुरुआत से अपना जीवन उसी तरह से जीते हैं और बेस्ट ऑफ जो भी एनवायरमेंट में हो सकता है, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस हो, चाहे वो पोषण हो, आपका न्यूट्रिशन हो, वो करते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ बहुत हद तक डिले हो जाए या हो ही ना आपको। तो एक्सप्रेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे होगा, बेशक जेनेटिक कोडिंग में चीज़ें हो, एक्सप्रेशन जो है जीन्स का वो एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होगा, पूरी तरह से एलिमिनेट होना नहीं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये कहना एकदम बकवास बात होगी, 50-50% दोनों की भूमिका होती है, गणित नहीं है, प्रोडक्ट है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एडिटिव नहीं होते, सब्ट्रैक्टिव नहीं होते और ना ही ये डिविजिबल होते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट, इसको ऐसे समझिएगा। 50-50% कोई नहीं कह सकता, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी का महत्व ज्यादा होगा, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट का महत्व ज्यादा होगा, दोनों की बराबर भूमिका है, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। बराबर का मतलब परसेंटेज में नहीं है, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी, किसी में एनवायरमेंट, किसी में कुछ कम परसेंटेज। जैसे आंखों का रंग टोटली हेरिडिटी से निर्धारित है, लेकिन विजन, अच्छा न्यूट्रिशन, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप बचपन से बस कार्टून पे बैठे रहते थे, है ना, एनवायरमेंट कैसा मिला उस पर डिपेंड करेगा। तो डेवलपमेंट में हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट नहीं होता कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट, नहीं होता। ये एडिटिव नहीं होते, यानी योगात्मक नहीं होते हेरिडिटी और एनवायरमेंट। ये डिविजिबल नहीं होते, यानी इनको भाग भी नहीं कर सकते, ये आता है सवाल। और ये क्या नहीं होते, सब्ट्रैक्टिव भी नहीं है कि हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट या एनवायरमेंट माइनस हेरिडिटी बराबर डेवलपमेंट, नहीं। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है विकास जो है, ठीक है। इसमें परसेंटेज आप तय नहीं कर सकते किसमें कितना होगा। डिस्पोजिशंस, जो लास्ट ऑप्शन है, डिस्पोजिशंस आर लिंक्ड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स बट एक्चुअल डेवलपमेंट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यानी स्वभाव वातावरणीय कारकों से जुड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक विकास आनुवंशिकता के आधार पर होता है। देखिए यही इन्होंने गलत कह दिया, ये जो डिस्पोजिशन है ये आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, यानी ये जो स्वभाव है वातावरणीय कारकों से नहीं, डिस्पोजिशंस में काफी रोल है हेरिडिटी का, ठीक है ना, काफी रोल है हेरिडिटी का कि आपको किस बीमारी के प्रति या क्या क्षमताएं आप में होंगी, वो हेरिडिटी डिस्पोजिशन तय करती है कि आपका एक स्टेट क्या होगा। एनवायरमेंट नहीं तय करेगा इसको, एनवायरमेंट प्रभावित करेगा। तो बेटर ऑप्शन यहां पे हमारे पास एक ही था, वो था क्या, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है, हेरिडिटी डिसाइड करती है हाउ फार यू विल गो, बट एनवायरमेंट कैन डिसाइड करेगा कि एनवायरमेंट मिलेगा कैसे। इस पे और चर्चा आगे आने वाले सेशंस में करेंगे, सारा कुछ एक ही दिन में पढ़ लोगे तो दिमाग घूम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अर्पिता एंड अनु गिव देयर बुक्स टू ईच अदर
since both consider it an equal exchange of favors. At which level of Kohlberg's moral development theory are अर्पिता एंड अनु? अर्पिता एंड अनु दो दोस्त हैं, दोनों अपनी किताबें एक दूसरे को देते हैं और कहते हैं कि एहसानों का एक समान आदान प्रदान है, ये इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब वो थोड़ा एक अलग लेवल की मॉरलिटी पे चला जाता है, बट आपको ये एग्जांपल समझ में जल्दी से आता है कि भाई तुम मुझे लंच खिलाओगी तो मैं तुम्हारे लिए कल चॉकलेट लेके आऊंगी, या तुम मुझे होमवर्क के लिए अपनी कॉपी दे दो ये वाले सब्जेक्ट की, मैं तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी दे देती हूँ जिसमें मेरा काम पूरा है। ये इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स है कि भाई उसने मेरे लिए कुछ किया, मैंने उसके लिए कुछ कर दिया, बराबर की बात हो गई, खत्म। तो ये सही और ये सही है क्योंकि इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। प्री कन्वेंशनल लेवल है फोर्थ ऑप्शन, जिसको हम कहेंगे पूर्व पारंपरिक स्तर का सेकेंड स्टेज, जिसको पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरा है आपका टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज के यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इस पे एक सवाल ये आ जाता है तो टीचर आके पूछती है भाई क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? कि मैम इसने कल मेरा खाना खाया था, आज ही अपनी पेंसिल नहीं दे रहा, मैंने तो इसको रबड़ दी थी कल। ऐसा होता है अक्सर बच्चों में। तो वो मॉरलिटी के किस स्तर पे है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि मैं घर का सामान तब लेने जाऊंगा या जाऊंगी जब मुझे भी एक चॉकलेट खाने को मिलेगी या 5 रुपए मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा इस काम में। तो वो टिट फॉर टैट मॉरलिटी है ना। हेट्रोनॉमस, अच्छा ये वाला जो सवाल है ये 2 मार्च के पेपर 2 में आया हुआ है और ऑफिशियल आंसर की में पता नहीं क्या सोच के उन लोगों ने हेट्रोनॉमस लेवल इसको मान लिया है, जिसकी जो ठीक नहीं है ना। तो ऐसा होता है कई बार, वो करेक्शन नहीं हुआ है या किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा या वट एवर, मार्च तक आते आते हम लोगों का भी ध्यान नहीं था। तो हेट्रोनॉमस मॉरलिटी और ऑटोनॉमस मॉरलिटी पियाजे की थियरी है जिसपे बेस्ड है ये पूरी थियरी, तो उसका कुछ बनता नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसके लिए इनफ एविडेंसेस हैं अगर चैलेंज भी करना हो तो। फोर्थ के साथ ही यहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर हम कोहलबर्ग की, और हेट्रोनॉमस में ये होता है कि दूसरे के अधीन होता है बच्चा, रूल्स फिक्स्ड होते हैं, है ना। ऑटोनॉमस में आप खुद तय करते हैं, लेकिन वो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है, जनरली सीटेट में उतना पूछा नहीं जाता। ये कोहलबर्ग के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने यहाँ कोहलबर्ग लिखा हुआ है, पियाजे लिखा होता तो हम कह देते, तो प्री कन्वेंशनल ही बनता है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये देखिएगा कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, हर एक स्टेज पे 2-2 स्टेजेस होती हैं। पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन था, टिट फॉर टैट जो सेकंड स्टेज है, जैसे को तैसा, जिसपे हमने बात की है। इसको एक वैसी इमेज से समझते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएं। कन्वेंशनल यानी समाज के हिसाब से सही और गलत तय होता है, गुड बॉय नाइस गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, फिर 5th और 6th स्टेज है, आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा थोड़ा उतना ही आज स्टार्टर्स के लिए उतना ही रखेंगे जितने आप डर ना जाएं कि यार पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सिलेबस करके बैठे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ताज़ा ताज़ा पढ़ना शुरू किया है तो सब कुछ एक साथ ना आए, धीमे धीमे अनफोल्ड करेंगे। देखिएगा एक बार, यहाँ पे लेवल 1 जिसको हम प्री कन्वेंशनल या पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं, मॉरलिटी कॉन्सिक्वेंसेस पे और पर्सनली मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बच्चा आज्ञा का पालन इसलिए करेगा क्योंकि डांट पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी, तो जिस चीज से डांट पड़ रही है या पनिशमेंट मिल रही है वो गलत है, इसलिए आज्ञा पालन करता है वो, पहली स्टेज में। दूसरा स्टेज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, कि भाई मैं तुझे ये साइंस की बुक दे रही हूँ अपनी, तू मुझे इंग्लिश की दे दे, तो ये क्या है, टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक सही और गलत एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, इसी के बेसिस पे चल रहा है। लेवल 2 क्या है, कन्वेंशनल, सोसाइटी के हिसाब से सही और गलत तय होगा। स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे यदि तुम फर्स्ट आओगे, गुड बॉय मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा अच्छा बेटा बेटी, वॉटेवर, ये सब यही है 3rd लेवल पे, क्योंकि बच्चे को तारीफ सुननी है, प्रेज के लिए वो काम करता है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कि आप नियमों को मानते हैं, समाज में ऑर्डर बना रहे हैं, उसके लिए ये 4th स्टेज है। लेवल 2 है कन्वेंशनल। फिर आपका 3rd लेवल है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, के समाज में नियम बने रहें और नियमों को बदला भी जा सकता है यदि जरूरत पड़े, अगर वो बहुत लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं तो आंदोलन करके या वॉटेवर बदला जा सकता है नियमों को, अगर वो फेवर में नहीं है तो। स्टेज 6 है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यहाँ आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे यदि आपके जस्टिस या एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो जैसे जो मतलब ये ह्यूमैनिटी के लेवल पे देखने वाली बात है, और यहाँ आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, एक इंडिविजुअल भी अगेंस्ट द सिस्टम खड़ा हो सकता है। इस पे और डिटेल में चर्चा नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, बट ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको कोहलबर्ग की थियरी का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गिवन बिलो, ये असर्शन रीजन वाला सवाल है, अच्छा सवाल है, क्यूट सा सवाल है। देखो अब आप कहोगे क्यूट कैसे होता है सवाल, अभी बताएंगे। असर्शन क्या है यानी कथन क्या है, व्हेन अनेबल टू मेक मीनिंग
efficient readers slow down and reread the text clarifying confusion before continuing further. यानी जब when unable to make meaning, यानी आपको पढ़ के कोई चीज समझ नहीं आई, तो जो एफिशिएंट रीडर होगा, जो प्रभावशाली या कुशल पाठक होगा, वो क्या करेगा, दोबारा से पढ़ेगा, थोड़ी स्पीड कम करेगा, दोबारा से उसको क्लैरिफाई करने के लिए, कंफ्यूजन को आगे बढ़ने से पहले वो फिर से रीड करेगा कि यार ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं, या वीडियो पीछे करके देखते हैं, समझ नहीं आया, या मेरे को क्वेश्चन मैंने पढ़ा मान लो और कंफ्यूजन हुई कुछ, तो मैं दोबारा पढ़ूंगी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। ये कुशल पाठक के गुण हैं कि आप रीड कर रहे हो या फिर से समझना चाह रहे हो तो वो फिर से पढ़ते हो, आप वापस जाके स्पीड स्लो डाउन करते हो, थोड़ा धीमे धीमे एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हो। बात तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। रीजन क्या है इसका, मेटाकॉग्निशन हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान अर्थ बनाने की प्रोसेस में बाधा बनता है, ये एकदम गलत बात है। यहां पे आपने मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज किया, आपने रीड किया, रिफ्लेक्ट किया, फिर से देखा कि कहां पे सुधार किया जा सकता है, आपको क्या समझ आया, कहना क्या चाह रहा है रीडर, जो आपका टेक्स्ट राइटर है। ये मेटाकॉग्निशन प्रयोग हो रहा था इसमें, इन्होंने कहा मेटाकॉग्निशन हेल्प नहीं करता, बाधा बनता है मीनिंग मेकिंग में, अर्थ निर्माण में, ये जो एकदम बिल्कुल गलत बात है। मेटाकॉग्निशन हेल्प करता है क्योंकि वो संज्ञान के भी परे जाना है, बियॉन्ड कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रीजनिंग अबाउट रीजनिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन बाधा नहीं बन सकता इन एनी केस। तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 69%, बहुत फास्ट, बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। ए सही है लेकिन आर गलत है। भाई ये तो अच्छी बात है, इसमें मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल किया टीचर, बच्चे ने मेटाकॉग्निशन को समझते हैं, इसमें ये कुछ स्टेप्स हैं। 1 मिनट में पानी पीऊंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जब मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो परासंज्ञान बोलते हैं हिंदी में। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, यानी परा या परे कह सकते हो आप हिंदी में। कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे भी सोच पाना, बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। कॉग्निशन यानी संज्ञान, जिसमें सारी दिमाग की प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे प्लान, व्हाट डू आई नीड टू डू, कि आपको पेपर क्लियर करना है। अब आप सोचते हैं कि यार किया क्या जा सकता है, पिछली बार फेल हुआ या नहीं क्लियर हो पाया, या नंबर कम आ रहे हैं, या इस टॉपिक में, सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, प्लान क्या बनाया जाए, जरूरत क्या है, पेपर क्लियर करना है तो क्या करने की जरूरत है, इस चीज को आप प्लान करते हैं। बात ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई थिंकिंग, कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, गड़बड़ कहाँ हुई थी, आप प्लान कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, अपनी ही चिंतन, प्लान क्या होना चाहिए या पेपर कैसे क्लियर करेंगे, इस पे सोच रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब सोचेंगे। फिर मॉनिटर करेंगे, हाउ एम आई डूइंग। अच्छा, आपके लिए सही समय कौन सा है पढ़ने के लिए, आप दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं कि दोपहर में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, या पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ आप ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। तो आप ये सब कुछ सोच के एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग, मॉनिटरिंग, यानी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हाउ एम आई डूइंग। आप हफ्ते में एक टेस्ट लगाते हैं कि यार एक टेस्ट लगाऊंगा। फिर आप इवेल्युएट करते हैं कि क्या मेरे गोल तक मैं पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, जितना सोचा था इस हफ्ते पढ़ने का, पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, ठीक। फिर एडजस्ट करते हैं आप, प्लान में जहां जरूरत है उसको चेंज करते हैं कि बेटर क्या किया जा सकता है। इस एडजस्टमेंट को रिफ्लेक्शन कह सकते हो। तो इसमें आप प्लानिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, अपना प्लान मॉनिटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां जरूरत होती है इवेल्युएट करते हैं, फिर से अपने प्लान को ठीक करते हैं कि भाई ये गलती पिछली बार भी हुई थी, इसको ऐसे नहीं करना है ना। आप अपने आप से जब बातें करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही थिंकिंग प्रोसेस पे और थॉट दे पा रहे हैं, तो प्लान कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब वेज इन विच अ स्कूल शुड बी इंक्लूसिव। यानी इंक्लूसिव मतलब हर तरह का बच्चा सीख सके, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, टैलेंटेड बच्चा हो, एवरेज आईक्यू वाला बच्चा हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया वगैरह वाला बच्चा हो, हर बच्चे को आप इंक्लूड कर सकें, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। हर बच्चा समाहित हो सके, एजुकेशन फॉर ऑल। तो पूछा जा रहा है कौन से वेज में आप प्रमोट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एज रिक्वायर्ड, पाठ्यचर्या में जहां जरूरत हो परिवर्तन कीजिए ताकि हर बच्चे को समझ में आ पाए, हर बच्चे की नीड के हिसाब से हो, सही बात है। एक्टिविटीज इस तरह की हो कि हर बच्चा इंक्लूड हो पाए। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू टोटली अडेप्ट टू द स्टूडेंट्स कल्चर, स्कूल्स कल्चर, ये गलत है। बच्चे को नहीं, सिस्टम को चेंज करते हैं जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं।
तो स्कूल के कल्चर के हिसाब से हर बच्चा चेंज हो जाए, बच्चे को चेंज नहीं करना है, सिस्टम को चेंज करना है। तो ये अपेक्षा रखना कि स्कूल की संस्कृति के हिसाब से सारे बच्चे चेंज हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ है ये बात। फोस्टरिंग एन ईथॉस ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट, यानी स्कूल में ऐसा माहौल हो जहां केयर एंड रिस्पेक्ट, सब एक दूसरे की केयर करें, सम्मान करें, इस तरह का माहौल बन पाए। एक बच्चा जो व्हीलचेयर से आता है उससे भी प्यार से बात करते हैं सारे बच्चे, एक एटीट्यूड में परिवर्तन है। एक बच्चा जो मैथ्स में अच्छा करता है वो दूसरे की हेल्प भी कर रहा है, तो एक केयर और रिस्पेक्ट का माहौल हो कि जो डिफरेंसेस हैं हमारे वो बाधा ना बने। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चे मिल करके एक दूसरे के साथ कोलैब करके सहयोग करके सीख पाएं, ये भी सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड इसमें नेगेटिव है कि बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो आप बदलने के लिए, सिस्टम को बदलना है इंक्लूसिव एजुकेशन में, बच्चे को नहीं। फर्स्ट ऑप्शन 54% लोग, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। हाँ, सेकंड जहां पे है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी जगह सेकंड है तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। अगर आप बाकी के तीनों भी चेक ना कर पाएं तो आपको पता है सेकंड गलत है, तो गलत जो है उसको बस एलिमिनेट कर दो, जहां जहां सेकंड है तीनों में सेकंड है तो एक ही ऑप्शन बचेगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट, सामाजिकरण के बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है। सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है समाज में रहने की, समाज की मूल्यों को सीखने की, समाज में जो उचित अनुचित व्यवहार हैं उनको जानने की, है ना। तो द प्रोसेस बाय विच यू एक्वायर सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, सही गलत, एक्सपेक्टेड नॉन एक्सपेक्टेड व्यवहार क्या है, कहाँ क्या पहनना है, कहाँ कैसे बोलना है, ये सब आप समाज में रहने के तौर तरीके बेसिकली सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं। तो पूछा क्या है कि कौन सी बात सही है सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में। अलग अलग समाज हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग इवन राज्यों में आपको अलग अलग तरह का कल्चर मिल जाएगा, अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें सही और गलत मानी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन कल्टिवेट्स शेयर्ड सोर्सेज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू, यानी सामाजिकरण जो है वो कल्टिवेट करता है शेयर्ड सोर्सेज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू, यानी मीनिंग एंड वैल्यू, यानी सामाजिकरण अर्थ और मूल्य के आधार पर साझा स्रोतों का निर्माण करता है कि भाई एक मीनिंग क्रिएट होगा और वैल्यू क्रिएट होगी शेयर्ड। कैसे? क्योंकि दो लोग हैं जो सेम वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, सेम तरह से सोशलाइज हुए हैं, ये भी इस भगवान में मानता है या मानती है और ये भी सही और गलत या सच बोलने में विश्वास रखता है या रखती है, तो दोनों दोस्त हैं, है ना। उनके यहाँ सेम त्योहार मनाए जाते हैं, या फिर वो जिस तरह से सोचता है, हो सकता है त्योहार नहीं भी मनाए जाते हो तब भी दोस्त हो सकते हैं, डिफरेंसेस का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बट शेयर्ड अगर हैं चीजें तो मीनिंग और वैल्यू में काम आती हैं, कल्टिवेट करता है सोशलाइजेशन। अगर आप सामाजिकरण समाज के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड को कल्टिवेट करेगा। बात तो सही है। सोशलाइजेशन इज कल्चर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल, ये नहीं कह सकते हम। समाजीकरण कल्चर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में जो चीजें हो रही हैं उसी को सीखने का तो तरीका है, तो इस सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिस संस्कृति में आप बड़े हो रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, वहीं के नॉर्म्स को आप एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, नहीं भाई ये प्रोसेस चलता है, प्रोसेस कोई भी हो वो चलता रहता है, वो आपका चाइल्डहुड क्या अडल्टहुड में भी चलेगा। नॉर्म्स एंड बिलीफ्स कैन नॉट बी एक्वायर्ड थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये कहना गलत होगा। हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा बिलीफ्स और नॉर्म्स को ही तो सीखते हैं कि हम कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, तो हमारे पूरे कल्चर में, समाज में, भारत में ये चीज सही मानी जाती है कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करो या माँ बाप के साथ रहना हमारे यहाँ एकदम नॉर्मल बात है, आम बात है या जरूरी बात है, ये कह लो कई जगहों पे, है ना। कि अगर कोई सेपरेट रहना चाहे, क्योंकि बच्चा हमारे यहाँ 70 साल का भी बच्चा ही रहता है अगर उसके माता पिता जीवित हैं, तो बाहर कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में ये कल्चर नहीं है। उनके यहाँ 18 साल के हुए जाओ अपना खुद से देखो, है ना, या फिर बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करनी है, ये वाला कल्चर वहां नहीं है। तो ये जो नॉर्म्स और बिलीफ्स हैं या शेयर्ड मीनिंग एंड वैल्यू क्रिएट होता है जिस समाज में आप रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम नहीं कह सकते कि सबके लिए सेम चीज यहां लागू होगी या ये कल्चर फ्री है। जिस कल्चर में आप रह रहे हैं उसी के हिसाब से आपका समाजीकरण, जनरली आप उसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो सोशलाइजेशन कल्टिवेट्स शेयर्ड सोर्सेज ऑफ मीनिंग, यानी सोर्सेज ऑफ मीनिंग क्या है कि मेरे लिए अर्थ कहां से निकलेगा जीवन में, है ना, कि मुझे ये चीज सही लगती है या गलत लगती है, और वैल्यूज वो उसमें अपने आप सही गलत आ ही जाएगा। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया साझा करती है, इसके अंदर आप कैसे आपको सोशलाइज किया गया है बड़े होते हुए, कौन सी कहानियां आपने बागवान दिखाई है सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को, तो आपको सोशलाइज किया गया एक तरह से कि माँ बाप का ध्यान रखना है भाई, सिंपल बात है। तो जरूरी नहीं है कि किसी और कल्चर में कोई रह रहा है तो वो भी सेम मूवीज, सेम अखबार, सेम बातें, सेम कहानियां सुन करके बड़ा हो रहा हो, है ना। यहाँ तो हम श्रवण कुमार की कहानियां सुन के बड़े हो रहे हैं, तो वो शेयर्ड मीनिंग और वैल्यू रहेगी, आप भी कहेंगे हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो शेयर्ड मीनिंग और वैल्यू रहता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में, क्योंकि वो आप कॉमन जिस भी समाज में हैं वो कॉमनैलिटी रहेगी,
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आप जवाब देंगे। यार ये माइक इतना शोर मचाता है। रोल ऑफ अ टीचर इन रेसिप्रोकल टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पारस्परिक शिक्षण जिसको वाइगोत्स्की जिसकी बात करते हैं कि सिर्फ टीचर ही बच्चे से नहीं, बच्चा भी टीचर से सीखता है, मतलब उल्टा भी कह सकते हो आप इसको कि सिर्फ बच्चे ही टीचर से नहीं सीखते, टीचर भी बच्चों से सीखता है, यानी परस्पर एक दूसरे को सिखाते और सीखते हैं स्टूडेंट्स। इसी को रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स भी शामिल होते हैं कि, लेकिन बच्चे को यहाँ पे हम सेंटर में रखते हैं कि बच्चा मीनिंग मेकिंग करेगा, टीचर गाइड करेगा। ठीक है। is characterized by a shift from being a support and guide towards gradual release of responsibility to the students। यानी एक मार्गदर्शक और शिक्षक की जो भूमिका है एक मार्गदर्शक की है और समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्ति की है। धीरे धीरे ये इससे भी जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना, यानी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, धीरे धीरे उस तरफ चली जाएगी। बात तो सही है। बीइंग अ मियर रेसिपिएंट ऑफ द सजेशंस गिवन बाय स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सुझावों का एकमात्र रेसिपिएंट होना या रिसीवर होना, कि बस जो बच्चे सुझाव दे रहे हैं वो आप रिसीव कर रहे हैं, नहीं, आप गाइड होते हैं, जरूरत पड़ने पे हेल्प भी करते हैं, बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एज अ टीचर। द पोजीशन ऑफ डोमिनेंस एंड सोल अथॉरिटी, ये सोल अथॉरिटी और डोमिनेंस की बात तो वाइगोत्स्की करेंगे ही ना, रेसिप्रोकल टीचिंग में ऐसा होता है। म्यूचुअली टीचर बच्चे दोनों एक्टिव हैं, बच्चों को सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। हिज या टीचर से जरूरत पड़ने पे डाउट्स पूछें, चर्चा करें। हिज और हर पोजीशन ऑफ बीइंग अ पैसिव ऑब्जर्वर थ्रू आउट द प्रोसेस, नहीं भाई, टीचर भी एक्टिव है यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एक मार्गदर्शक और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी हम बच्चों की तरफ सौंपते हैं कि वही चर्चा करें, आपस में वही कंक्लूजन तक पहुंचे, जरूरत पड़ने पे टीचर की हेल्प लें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। इसको ऐसे भी देख सकते हो, रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक उदाहरण है। वाइगोत्स्की इसके बारे में बात करते हैं कि आप मान लीजिए साथ में बैठ करके एक डिस्कशन हो रहा है, किताब पढ़ रहे हैं आप, टीचर साथ में है, वो कहती हैं वी टेक टर्न्स लीडिंग आर थिंकिंग, कि भाई सब एक एक करके अपने विचार बताएंगे कि ये जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो आप प्रिडिक्ट करते हो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। कोई कहानी पढ़ रहे हो तो उसमें प्रिडिक्शन है कि बताओ आगे क्या होने वाला है, तो अलग अलग बच्चे बताएंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव अबाउट द टेक्स्ट, आप किसी को बीच में कोई सवाल आ रहा है या बाद में सवाल आ रहा है टेक्स्ट के, तो वो पूछेगा, है ना, तो क्वेश्चनिंग हो गया। क्लैरिफाई करेंगे, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है बीच में चैप्टर पढ़ते हुए समझ नहीं आ रहा तो टीचर से हेल्प ले लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए कि मैम इसका मतलब यही होता है क्या, है ना। फिर समराइज करेंगे, व्हाट आर द मेन आइडियाज इन दिस पार्ट, तो हर बच्चों को बोल दिया आपने कि लिख के बताओ, या आपस में बच्चे सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी भी चेक कर ले रहे हैं, पीयर असेसमेंट जैसा भी हो जा रहा है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चे आपस में टीचर सीखते हैं, टीचर बच्चों से सीखता है, परस्पर है ये प्रक्रिया, इसमें दोनों एक्टिव हैं और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है कि वो एक्टिवली सोल्यूशन निकालें। तो टीचर का रोल जो है गाइड से, स्ट्रेटेजिस्ट से धीरे धीरे शिफ्ट होता है, जहां बच्चे लीड करते हैं डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, एन असेसमेंट अप्रोच एमिंग टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एक आकलन का तरीका है, जांचने का तरीका है जो बच्चों को सपोर्ट करता है। तो इसकी विशेषता क्या होगी आपको ये देख करके बताना है, फटाफट बताओ फटाफट से। 84% लोग फर्स्ट कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। कंसीडरेशन ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम अलोंग द आउटकम, यानी परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखना। हाँ, तो विद्यार्थी को यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जो जिस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आउटकम पे भी और मेथड पे भी फोकस करना, इस चीज का आकलन किया जाए कि कैसे सॉल्व किया है प्रॉब्लम को। फोकस ऑन इनएक्यूरेसीज ओनली व्हाइल इग्नोरिंग द प्रोसेस एंड एंडेवर्स, नहीं सिर्फ गड़बड़ियों पे ही ध्यान देना, ये कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है असेसमेंट की। एग्जाम्स डन एट द एंड ऑफ द ईयर, सिर्फ अंत में ही पेपर होगा, ये भी गलत है, ड्यूरिंग द ईयर चलना चाहिए। थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, नहीं जी, कई मल्टीपल एक्टिविटीज के द्वारा आकलन किया जा सकता है। इवेल्युएशन एंड मार्किंग बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड क्विज बेस्ड टेस्ट, नहीं भाई, जहां जरूरत पड़े आपको फॉर्मेटिव तरीके, क्रिएटिव तरीके भी अपनाने हैं, सिर्फ स्टैंडर्डाइज तरीके ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन, टीचर मेड टेस्ट की भी कई बार जरूरत पड़ती है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर के परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि को भी ध्यान में रखा जाए कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, सिर्फ रट के तो नहीं किसी ने जवाब दे दिया है। तो ये अच्छे आकलन के तरीके होंगे। बच्चा जहां एक्टिव है वो आंसर सही है, सिंपल बात ये है, सबसे बेहतरीन तरीके से एक्टिव वो फर्स्ट ऑप्शन में ही था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, यानी इमोशनल रेगुलेशन की इफेक्टिव स्ट्रेटजी या प्रभावी युक्ति कौन सी है कि भावनात्मक नियमन या इमोशंस को मैनेज करना या कंट्रोल करने की इफेक्टिव यानी बेहतरीन स्ट्रेटजी या रणनीति कौन सी है।
पहला ऑप्शन आपके सामने है चैनलिंग इमोशंस टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव एंडेवर्स, यानी भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना। यानी आप इमोशंस को चैनल कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि आपके इमोशंस आपको गाइड कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रहे हैं आपके लिए, एंड क्रिएटिव एंडेवर्स, कि आपको बहुत दर्द है तो आप एक गाना लिख रहे हैं, बहुत सुंदर शायरी लिख रहे हैं, तो आपने बजाय कि आप फोन पे लगे हुए हैं या आप 100 बार किसी को कॉल कर रहे हैं, फोन आपका कोई उठा नहीं रहा और वो दूसरे को परेशान करना भी हो गया, है ना, कि आपको अब ब्रेकअप हो गया आपका, अब वो जहां से गुजरे वहीं पहुंच जाते हैं आप। तो ये चैनल करना बहुत अच्छे से नहीं है, इमोशनल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पार्ट नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। जब आप चैनल करेंगे इमोशंस को, एक रिसोर्स की तरह यूज करेंगे, उनको दिशा दे पाएंगे, कि वो इंतकाम देखेगी वाली मूवी याद आ गई मुझे, कि IAS बन जाइए लेकिन इंतकाम मत देखिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है वेटिंग अंटिल इमोशंस एस्केलेट टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि अब आप इंतजार तब तक करते हैं जब तक भावनाओं पर नियंत्रण खोने तक का इंतजार करते हैं कि एक दिन फटेंगे बस। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं उस पर फोकस ही नहीं है आपका, ना आप जर्नल करके लिख रहे हैं, ना कोई थेरेपी ले रहे हैं। एक साथ एक दिन आएगा जब आप या तो सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, या आप भड़केंगे, या आप कुछ तो आपके हाथ से बात निकल चुकी होगी, आप इमोशंस को पहले मैनेज ही नहीं कर रहे हैं या देख ही नहीं रहे हैं कि कैसा आपको महसूस होता है डेली बेसिस पे। तो वेटिंग अंटिल इमोशंस एस्केलेट टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि आपके हाथ से कंट्रोल चला जाए, या आप कोई इस तरह की हरकत कर दें जो इलीगल भी हो सकती है ना, या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, तब तक वेट करना कोई इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, ये बेवकूफी हो जाएगी। रिएक्टिंग इंपल्सिवली टू इमोशनल ट्रिगर्स, कि इमोशनल ट्रिगर्स पे इंपल्सिवली रिएक्ट करना, कि गुस्सा आया थप्पड़ लगा दिया किसी को, इंपल्स थी उस पर एक्ट कर गए, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना, बार बार ये होगा तो दिक्कत होगी। सप्रेसिंग इमोशंस इन ऑर्डर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, ये बहुत करते हैं हमारे समाज में, खूब सिखाया जाता है, और महिलाओं को तो भरपूर सिखाया जाता है कि सप्रेस करते रहो इमोशंस को, दबाते रहो इमोशंस को, इन ऑर्डर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, कि आप दहेज के खिलाफ हैं लेकिन सब लगे हुए हैं कि नहीं नहीं ये तो गिफ्ट है। अब आप क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे अपनी भावनाओं को, क्योंकि आपकी वैल्यू के अनुरूप नहीं जा रही है ये चीज, तो आप दबा रहे हैं ताकि कंफर्म कर सकें सोशल नॉर्म्स में, कि भाई ये आसपास जो ये 4 लोग हैं या दोस्त हैं तो इनको ठीक लगे, या परिवार के हिसाब से चीजें हो जाएं, तो ये आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका नहीं है। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भावनाओं को दबाना, तो इससे आज नहीं तो कल प्रॉब्लम बनेगी, या तो आप दवाइयां खाते हुए मिलेंगे, मतलब जो कि बुरी बात नहीं है, सबके लिए अलग अलग तरीके से, लेकिन इमोशनल कोशिश क्या करनी है, सबसे जो बेहतर इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो ये है कि चैनलिंग इमोशंस टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव एंडेवर्स, भावनाओं को प्रेरणा और रचनात्मकता, कुछ क्रिएटिवली यूज करना, अपने इमोशंस को फ्यूल की तरह यूज करना, जिससे आप कुछ क्रिएट कर पाए, चाहे वो करियर हो आपका, चाहे वो आप कुछ लिखते हो, चाहे आप गाते हो, चाहे आप एक्सरसाइज करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो इमोशनल रेगुलेशन पॉजिटिव तरीके से हो जाएगा, जो बेहतर तरीका है, हेल्दी तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट और कैटेगरी इज ईजियर इफ, आप एक संप्रत्यय को, एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से, आसानी से सीख पाएंगे यदि प्रीवियस नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्टिवेटेड। उल्टा है, अगर प्रीवियस नॉलेज एक्टिवेटेड होगी, जो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यदि प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़ दिया जाए। फिर है कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड इन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स वेज, अमूर्त तरीकों से या जटिल तरीकों से कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना। सिंपल तरीके से आपको लॉजिकल या कॉन्क्रीट तरीकों से कॉन्सेप्ट को समझाना है। जैसे आप शुरुआत में बचपन में जब जोड़ घटाना भी सीखते थे तो कि 5 में से 3 गए तो 3 को ऐसे काट देते थे, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं था आपके लिए, ये कॉन्क्रीट था, मूर्त था कि हाँ ये 2 समझ में आ रहे हैं, डायरेक्ट 5 - 3 करने की बजाय। तो कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल वेज में और कॉन्क्रीट तरीकों से, अमूर्त नहीं मूर्त तरीकों से शुरुआत में। फैमिलियर एग्जांपल्स आर प्रोवाइडेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, ये बात एकदम सही है कि ऐसे एग्जांपल्स या उदाहरण आपको दिए जाएं शुरुआत करते समय किसी कॉन्सेप्ट की, जिनसे आप परिचित हैं, जो उदाहरण आपने सुने हैं कि भाई कभी ना कभी आप अपने जीवन में आपने या तो देखा होगा या किया ही होगा कि स्टूल या कुर्सी रख के आप किसी चीज को उतारने के लिए आपने प्रयोग किया होगा। तो ये एग्जाम्पल क्या है, परिचित है। जब हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं मीन्स एंड एनालिसिस का, तो ये सिंपल हो गया, दूसरा परिचित एग्जाम्पल हो गया आपके लिए। मैं कोशिश वैसे ही करती हूँ सारे एग्जाम्पल्स जो आपके जीवन से जुड़ सकें वो दिए जाएं। लॉट्स ऑफ एडवांस्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन टू क्रिएट कॉग्निटिव लोड,
अगर बहुत ज्यादा एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन या किताबी भाषा में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो इससे कॉग्निटिव लोड बढ़ जाएगा, दिमाग पे इतना लोड बढ़ जाएगा इन्फॉर्मेशन का कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप एक, जैसे अभी मैंने बीच में बोल भी रही थी कि धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले ही सेशन में नहीं। उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तो आपने उतना सीखा भी नहीं, धीरे धीरे कनेक्ट करोगे तो बेहतर है। सब कुछ एक दिन में, सारा खाना एक ही साथ थोड़ी खाना होता है, या सारी एक्सरसाइज एक ही दिन में थोड़ी कर लोगे। तो थर्ड ऑप्शन के फैमिलियर एग्जाम्पल दो, उससे जो है बेहतर हो पाएगी लर्निंग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिंबॉलिक थॉट? सिमियोटिक फंक्शन भी बोलते हैं उसको। सिंबॉलिक थॉट 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। जैसे आप ABCD भी सीख रहे हैं, ये भी सिंबॉलिक थॉट का ही पार्ट है, ये भाषा भी सिंबॉलिक ही है। शुरुआत 2 से 7 वर्ष में हो जाती है, एक अच्छी चीज है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग रोल क्या है सिंबॉलिक थॉट का? पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंप्लीट। नहीं भाई, फाइनल स्टेज तो फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये तो डेवलप हो जाता है सेकंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में। तो ये तो गलत हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है ये, पूरे पूर्ण होने के बाद थोड़ी, वो तो 11+ साल में है। सांकेतिक चिंतन केवल उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है जिनकी भाषा विकसित होने में विलंब होता है। ऐसा नहीं है कि सिंबॉलिक थॉट इंपैक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली इन चिल्ड्रन विद लैंग्वेज डिलेज, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सिंबॉलिक थॉट डेवलप होता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप सिंबल्स के थ्रू सीखना शुरू करते हैं। सिंबॉलिक थॉट कॉजेज मेंटल कंफ्यूजन एंड हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करता है सिंबॉलिक थॉट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपके दिमाग के विकास को, आपके संज्ञान के विकास को रोकता है, जबकि उल्टा है, इट हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि रोकता है। फोर्थ ऑप्शन है, यही बचा और तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। सिंबॉलिक थॉट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय अलाउइंग फॉर मेंटल प्रोसेसेस लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंबॉलिक थॉट जो है सुविधा प्रदान करता है, संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करता है, बाय अलाउइंग फॉर मेंटल प्रोसेसेस, कुछ मानसिक प्रक्रियाओं को अलाउ करता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई जब आप सिंबल्स के थ्रू सीखते हैं, जोड़ना घटाना, कोई भी प्रॉब्लम आप सीख रहे हैं, तो वो या आपको भाषा आती है, भाषा के माध्यम से आप कोई सॉल्यूशन पढ़ ले रहे हैं, एक मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपने एक गाइड रखी हुई है। जब यूट्यूब वगैरह नहीं था, ऐसे ही लोग हेल्प लेते थे, या टीचर तुरंत नहीं है, या ट्यूशन नहीं है आसपास, है ना, तो आप गाइड से देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो सिंबॉलिक थॉट की वजह से, क्योंकि आपने भाषा सीखी हुई है जो सिंबॉलिक थॉट का एक उदाहरण है, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको भाषा आती है या सिंबल्स समझना आता है। आप किसी देश में हैं और नई जगह पे हैं, आप सिंबॉलिक थॉट ये तो है कि मैप के हिसाब से देखते हुए आप कहीं पहुंच जाते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है और आपकी समझ में भी दिमाग की। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी ओनली आंसर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विद डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के आपको लक्षण पहचानने, बहुत तेजी से बताओगे, आप जवाब दोगे जल्दी, है ना, आज थोड़े हम लेट भी हो गए। चलो फटाफट बताओ डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के लक्षण। थर्ड ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए डिस्ग्राफिया, ग्राफ्स के मतलब ये राइटिंग, तो राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को। अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस ये सब नहीं है। इंपल्सिवनेस ये सब ADHD में होगा। स्लो इन रिटर्न वर्क, यस। पुअरली फॉर्म्ड लेटर्स, ठीक से फॉर्म नहीं कर पाता, लेटर्स बना नहीं पाता, है ना। हैज डिफिकल्टी कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, से लिखने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि लिखने में ओवरऑल उसको दिक्कत है, डिस्ग्राफिया में यही प्रॉब्लम है। विड्रॉल, गिल्ट, एंग्जाइटी ये सब डिप्रेशन और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड ऑप्शन एकमात्र यहाँ सही उत्तर होगा कि डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को, डिसलेक्सिया वाले को पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया वाले को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, डिसफेजिया वाले को भाषा को समझने में दिक्कत होती है, प्रयोग में दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया वाले को लिखने में दिक्कत होगी। तो ऐसी हैंडराइटिंग आपको इलेजिबल मिलती है इन बच्चों की हैंडराइटिंग, जिसको पढ़ना मुश्किल होता है या नहीं पढ़ पाते आप, है ना, लेजिबल नहीं होती। कहीं छोटे लेटर, कहीं बड़े, कहीं बीच में गैप ज्यादा छोड़ दिया, पेंसिल की ग्रिप पकड़ने में, बनाने में भी इनको दिक्कत होती है ना, स्पेस देने में धीमे लिखते हैं बहुत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अ टीचर इज प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद द चांसेस टू बी एक्सपोज टू एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कंटेंट थ्रू हर सपोर्ट। तो एक टीचर है जो लर्नर्स को प्रोवाइड कर रही है टू एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट्स के प्रति, उनको कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं, नए नए समझ पा रहे हैं, वो एनालाइज कर पा रहे हैं, ताकि वो कंटेंट को समझ सके टीचर की मदद से। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या, एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी तो भर देना है दिमाग में वर्णन कर करके, ये गाइडेड डिस्कवरी है, हेल्प कर रही है ना टीचर सपोर्ट के माध्यम से, कि वो खुद एनालाइज करें, सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, ठीक है ना। गाइडेड डिस्कवरी बोलते हैं इसको, मतलब बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन गाइडेंस में टीचर की जहां जरूरत पड़े हेल्प मिल पा रही है। ये ऑब्जर्वेशनल या प्री डिस्पोजिशनल जैसा कुछ और बनता ही नहीं है, ये गाइडेड डिस्कवरी है। हेल्प के साथ बच्चा टीचर की गाइडेंस के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से और बताइएगा मुझे कि
क्या जवाब इसका होना चाहिए? यार पानी की सख्त जरूरत है, ये ले आओ आप, गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा, एक तो बैक टू बैक क्लास ना। देखिएगा, एक्चुअली हेल्थ की उतनी रिकवरी हुई नहीं थी जितना यूटिलाइजेशन है अभी। देखिएगा, ये हर टाइम स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, तैयारी होती है तो स्क्रीन पे पीपीटी बनती है, तो स्क्रीन पे क्लासेस होती हैं, तो स्क्रीन लाइट ये वो। लो, थैंक यू। चलो भाई, ये तो उबल रहा है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जेंडर डेवलपमेंट इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स? समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी आज के समय में यदि हम बात करें, प्रेजेंट टाइम्स में, कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में जेंडर के बारे में कौन सा एक ऑप्शन है जो सही से बात कर रहा है, सही से समझा पा रहा है जेंडर को अप्रोप्रिएटली? थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग? 41% लोग। चलिए इसमें आपकी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जेंडर इज प्योरली एंड सोलली डिटरमिन्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एनाटॉमी एट बर्थ, यानी जो जन्म के समय किसी व्यक्ति की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से और पूरी तरह से निर्धारित होता है। एकदम बकवास बात है, क्योंकि वो सेक्स है किसी बच्चे का कि जो उसकी एनाटॉमी है या शारीरिक बनावट है, उसके बेसिस पे वो पुरुष है, महिला है, अदर जेंडर है, वो उसका सेक्स हुआ, ना कि उसका जेंडर हुआ। सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल यानी जैविक संरचना है। तो ये सेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि जेंडर की। तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है कि आपकी एनाटॉमी के बेसिस पे, शारीरिक बनावट के बेसिस पे जो तय हुई है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यानी जैविक संरचना है। वहीं जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर, हिंदी में दोनों को लिंग कह देते हैं, इसलिए हिंदी में भी जेंडर ही लिखा हुआ है ना। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक, समाज द्वारा निर्मित है। इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी शारीरिक बनावट जैसी हो वैसा आप महसूस ना करते हो, यानी आप एक मेल बॉडी में हो बट आप फीमेल जैसा महसूस करते हैं, तो आपकी जेंडर जो है वो मेल हो सकता है और आपकी बॉडी फीमेल, बॉडी आपकी मेल हो सकती है और जेंडर आपका फीमेल हो सकता है, क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं, क्योंकि समाज ने निर्मित किया है ना। महिला ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, रोल भी समाज नहीं बनाए हैं। तो ये समाज की एक रचना है। आजकल प्रोनाउंस यूज करते हैं जेनजीज, शी, हर, दे, देम, तो ये जेंडर के बारे में है, क्योंकि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, या कौन कैसा महसूस करता है अपनी बॉडी में वो निर्धारित करेगा, ना कि वो फिजिकल एनाटॉमी उनकी कैसी है वो निर्धारित करेगी। ठीक है, तो जेंडर यानी सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बात करते हैं इस पे। तो ये तो गलत ही हो गया कि जेंडर प्योरली एंड सोलली डिटरमिन्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एनाटॉमी एट बर्थ, नहीं, वो सेक्स होगा। जेंडर एग्जिस्ट ऑन अ बाइनरी कॉन्सेप्ट, बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है जेंडर कि मेल और फीमेल या ये और ये ऐसे ही महसूस होगा। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, तो ये बाइनरी नहीं है। आज की डेट में हम ये कहते हैं वन इज ईदर मेल और फीमेल, और ये वैसे भी पहले से भी अदर जेंडर्स हैं या थर्ड जेंडर है, उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वो पूरी कहानी है, नीडेड नहीं है उतनी सीरेट में। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल कॉन्सेप्शंस, ये बात एकदम सही है कि जो जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर पहचान है, वो सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होती है। किस कल्चर में आप रहते हैं, फ्रांस की महिला अलग तरह से व्यवहार करेंगी या अलग तरह से सोचेंगी अपने बारे में, या क्या चीजें वो कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, है ना। फ्रांस में तो करवा चौथ नहीं मना रहे होंगे लोग, तो वो हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी में जो जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है वहां से आ रही हैं चीजें। उसमें सोशलाइजेशन भी इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स जेंडर पे बहुत प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन का, कि आपने बड़ा कैसे किया है। अगर बचपन से आपने यही कहानियां सुनाते हुए बड़ा किया है, नहीं बेटा तुम तो पराया धन हो, लड़की हो तो तुम्हें तो अगले घर जाना है और फिर डोली में जाना है और अर्थी में आना है, फिर आप इस तरह के तुषार शर्मा जैसे केसेस देखते हो, है ना। तो वो जो कहानी आपने सुनाई है सोशलाइजेशन के थ्रू, जैसे आपने सोशलाइज किया है, समाजीकरण किया है, वो जेंडर को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन, ये नहीं कह सकते हम। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन या कल्चरल कॉन्सेप्शंस, कि सांस्कृतिक अवधारणाएं क्या हैं, उस समाज में जेंडर को कैसे देखा जा रहा है, उससे प्रभावित होती है जेंडर आइडेंटिटी। पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, कुछ लोग उसको बैरियर्स को तोड़ के आगे निकलते हैं, लेकिन ये प्रभावित करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।